चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए खलील्स डिलेमा। अब खलील क्या सोचता है उसके बारे में देखिए। एज यूजुअल विक्रम वाज ड्राइविंग द मोटर बाइक अंडर ए बो ऑफ साइलेंस एंड वेटल वाज द पिलियन राइडर। देखिए हमेशा की तरह विक्रम जो था वो मोटर बाइक पर क्या नाम से साइलेंस से मतलब बहुत आराम से उसका, चूंकि वो हमेशा से चलाता था ऐसे वो चला रहा था। एज यूजुअल बेताल स्टार्टेड टेलिंग विक्रम ए स्टोरी टू कीप हिम अवेक वाइल ड्राइविंग। तभी बेताल जो था उसने एक कहानी शुरू कर दी उसको बताने के लिए, किसको, विक्रम को, कि भाई हमेशा गाड़ी चलाते समय अवेक रहना चाहिए, मतलब अवेक का मतलब जागृत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। दिस टाइम द स्टोरी बेंट एज फॉलोइंग। और ये इस समय की जो कहानी थी वो क्या नाम से इस प्रकार से हम देखते हैं। इन द सिटी ऑफ बेरूत देयर लिव्ड ए मैन कॉल्ड खलील। एक के नाम से बेरूत शहर में एक खलील नाम का जो है व्यक्ति रहता था। हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़। उसके माता पिता जो थे वो अलग अलग कम्युनिटी के थे, यानी उसके पिताजी अलग कम्युनिटी के थे और माता उसकी अलग कम्युनिटी की थी। हिज फादर वाज एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। उसके पिताजी जो थे वो क्या नाम से परंपरावादी क्रिश्चियन थे। परंपरावादी का मतलब पुराने, जो नई परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, उनको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब पुरातन पंथी, बिल्कुल रूढ़िवादी। एंड मदर ए सुन्नी मुस्लिम, और उसकी जो मदर थी वो क्या थी, सुन्नी मुस्लिम थी। दिस वाज नॉट सो अनकॉमन इन दिस मॉडर्न एंड कंपोजिशन सिटी। और आज के ज़माने में ऐसा कुछ हो तो कोई विशेष बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा होता रहता है। पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज डेट लिव्ड इन लेबनान केम टू लिव इन इस कैपिटल बेरूत। और विभिन्न कम्युनिटी के लोग जो है लेबनान के इस राजधानी बेरूत में वो रहने लगे लोग बात। दे लिव्ड टुगेदर, वो साथ साथ रहते थे। इंटरमिंगल्ड, आपस में घुल मिल गए। यट फॉट ए बाइटर सिविल बार, लेकिन फिर भी उनके बीच गृह युद्ध हो गया। वन ऑफ खलील्स अंकल वाज किल्ड इन डेट बार, और उसी युद्ध में खलील जो था उसके अंकल मारे गए। एट द एंड ऑफ दिस सिविल बार Lebanon's leaders came together and agreed to some basic rules for power sharing among different communities. अब युद्ध के एंड में जो लेबनान के नेता थे वो एक साथ आए और इस बात के लिए तैयार हो गए कि भाई इस प्रकार की लड़ाइयों से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्यों ना अपन पावर शेयरिंग का एक कोई सिस्टम जमा लें जिससे कि कोई आगे दिक्कत ना आए। भाई एक बार तो ये गृह युद्ध हो गया, लेकिन आगे इस प्रकार की स्थिति ना बने। एज पर दीज रूल्स द कंट्रीज प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू द मेरोनाइट्स सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियंस। और उन्होंने वहाँ पर ये रूल बनाया कि देश का जो प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा कैथोलिक क्रिश्चियन जो होते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए इतिहास, अगर आपने पढ़ा होगा तो देखो जो ईसाई थे वो दो पार्ट में डिवाइड थे, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। तो उन्होंने ये रूल बनाया कि जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं वही उनमें से ही कोई राष्ट्रपति बनेगा और कोई नहीं बनेगा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी। और वहाँ का जो प्रधानमंत्री बनेगा वो किस समुदाय से बनेगा, सुन्नी मुस्लिम समुदाय से बनेगा। द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। देखो डिप्टी शब्द कहीं भी लग जाता है उसका मतलब होता है उप, कहीं भी डिप्टी शब्द लग गया इसका मतलब क्या हो गया, उप। जैसे डिप्टी कलेक्टर तो मतलब उप जिला कलेक्टर, डिप्टी कोई भी, जैसे डिप्टी प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज फिक्स्ड फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट। और उप प्रधानमंत्री जो है वो किसका होगा, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट का, यानी परंपरावादी रूढ़िवादी क्रिश्चियन जो समुदाय है उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति ही उप प्रधानमंत्री होगा। एंड डेट ऑफ स्पीकर ऑफ सियाज मुस्लिम। और उन्होंने ये नियम भी बनाया कि वहाँ पर जो स्पीकर का मतलब होता है, जैसे कोई संसद होती है, जैसे भारत में संसद है लोकसभा, तो उसका अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं स्पीकर। तो वहाँ की जो संसद है उसका जो अध्यक्ष उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पीकर। तो जो स्पीकर होगा वो कौन होगा, सिया मुस्लिम होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 पोस्टों के लिए 4 अलग अलग डिवीजन कर दिया है। दोबारा से देख लीजिए, जो राष्ट्रपति होगा वो कौन किसका होगा, मेरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन। प्राइम मिनिस्टर किसका होगा, सुन्नी मुस्लिमों का होगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किसका होगा, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनों का होगा। और स्पीकर किसका होगा, सिया मुस्लिम्स का होगा। अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियन एग्रीड टू नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन एंड द मुस्लिम एग्रीड नॉट टू सीक यूनिफिकेशन विद द नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया।
अब यहाँ पर ये बात भी हुई, यहाँ पर ये समझौता ये भी हुआ कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो कभी भी फ्रांस से किसी प्रकार की सहायता नहीं लेंगे, फ्रांस से किसी प्रकार की मदद नहीं लेंगे, क्योंकि फ्रांस में क्रिश्चियन लोग हैं, तो क्रिश्चियन लोगों की क्रिश्चियन मदद कर सकते हैं फ्रांस के लोग, तो वो कभी मदद नहीं लेंगे। इसी प्रकार से जो मुस्लिम लोग हैं वो कभी भी सीरिया के से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं लेंगे, क्योंकि सीरिया में मुस्लिम लोग रहते हैं। तो जो आप अगर नक्शा देखोगे लेबनान का, तो उसके बगल में सीरिया भी है और फ्रांस भी है। फ्रांस में क्रिश्चियन लोग रहते हैं, तो जो आपके लेबनान में क्रिश्चियन लोग हैं उनकी मदद फ्रांस के लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से सीरिया में मुस्लिम लोग रहते हैं, तो वो मुस्लिम लोग के नाम से वहाँ पर जो आपका लेबनान है वहाँ के मुसलमानों की मदद कर सकते हैं। बोथ साइड्स हैव कंटिन्यूड टू रेस्पेक्ट दिस एग्रीमेंट, और इस प्रकार से दोनों ही दलों ने एक दूसरे का सम्मान किया। दो नाउ द मुस्लिम आर इन क्लियर मेजोरिटी, होने को वहाँ पर मुस्लिम लोगों की संख्या ज़्यादा है, फिर भी वहाँ पर एक दूसरे का सम्मान किया जाता है। खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम वन बिट, लेकिन फिर भी खलील को इस प्रकार का सिस्टम बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि वह मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, फिर भी वहाँ पर सभी को अवसर दिया गया है। ही इज़ पॉपुलर मैन विद पॉलिटिकल एम्बिशन, क्योंकि वो के नाम से उसकी एक पॉलिटिकल एम्बिशन है। पॉलिटिकल एम्बिशन का मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षा, वो चाहता है कि मैं बड़ी पोस्ट पर बैठूं, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर तो सिस्टम बना रखा है कि सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा पद जो है वो राष्ट्रपति का किसके लिए रहेगा, वो पद किसके लिए बता रखा था, क्रिश्चियन के लिए बता रखा था, तो वो कभी भी भविष्य में मुस्लिम जो है वो तो कभी राष्ट्रपति बन ही नहीं पाएगा। बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजिशन इज आउट ऑफ इज रिच, लेकिन सबसे बड़ा पद तो कभी उसको मिलने वाला ही नहीं है। ही डज नॉट प्रैक्टिसाइज आइदर हिज फादर्स और मदर्स रिलीजन, ना तो वो अपने पिताजी के धर्म को अपनाता है ना उसकी माँ के धर्म को अपनाता है। आपको पता है इसके माता पिता दोनों अलग धर्म के थे। एंड डज नॉट विश टू बी नोन बाई आइदर, और वो चाहता है कि मुझे किसी धर्म से पहचाना ना जाए, मुझे मतलब नहीं है, ना तो आपके क्रिश्चियन धर्म से मतलब है ना मुझे आपके मुस्लिम धर्म से मतलब है। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई लेबनान कैन नॉट बी लाइक एनी अदर नॉर्मल डेमोक्रेसी, वो अभी तक ये समझ नहीं पा रहा है कि लेबनान जो है वो अन्य देशों की तरह डेमोक्रेसी क्यों नहीं है, कि भाई वहाँ पर सबके लिए स्वतंत्रता है, कोई भी किसी प्रकार की पोस्ट पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर तो बंधन बने हुए हैं पहले से कि भाई राष्ट्रपति तो बनेगा तो क्रिश्चियन बनेगा, उपराष्ट्रपति का तो बनेगा तो वो मुस्लिम बनेगा, फिर प्रधानमंत्री बनेगा तो कोई और बनेगा, उप प्रधानमंत्री बनेगा तो कोई और बनेगा, ये तो पहले से फिक्स कर रखा है, तो फिर आगे बढ़ने का मौका कैसे मिलेगा। जस्ट होल्ड एन इलेक्शन अलाउ एवरीवन टू कंटेस्ट, वो ये चाहता है कि एक बार चुनाव तो कराइए और चुनाव में देखो तो सही कि कौन जीतता है कौन हारता है। नो मैटर विच कम्युनिटी ही कम्स फ्रॉम, और चाहे राष्ट्रपति का चुनाव करा लीजिए, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, हु ओवर विन्स मैक्सिमम वोट्स बिकम्स द प्रेसिडेंट, यानी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो व्यक्ति का नाम से प्रेसिडेंट बन जाएगा। वाई कांट वी डू डैट लाइक इन द अदर डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, जैसे दुनिया की डेमोक्रेसी में ऐसा होता है वैसा ही यहाँ भी कर सकते हैं। ही आस्क हिज एल्डर्स हु गैव सीन द ब्लड सेड ऑफ द सिविल वार, उसने अपने कुछ बड़ों से पूछा कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो वो बड़े लोग जो थे जिन्होंने अपने खून का बलिदान दिया था उस समय गृह युद्ध हुआ था उसमें, टेल हिम डेट द प्रेजेंट सिस्टम इज़ द बेस्ट गारंटी फॉर पीस, तो उन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कोई भी बनता रहे, कम से कम देश में शांति तो है, नहीं तो शांति भी नहीं रहेगी, ऐसे युद्ध होता रहेगा। तुम्हें पता है इतिहास, अपन ने कितने परिवारों को खोया है, अपने घर वालों को खोया है। द स्टोरी वाज नॉट फिनिश्ड, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई। बट दे हैड रीच द टीवी टावर, तभी वो चलते चलते टीवी टावर के पास पहुँच गए। आप चित्र में देख रहे हो वो दो बच्चे जा रहे हैं मोटरसाइकिल से। वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे, जहाँ पर वो रोज़ रुकते थे। बेताल रैप्ड अप क्विकली एंड पोज्ड हिज कस्टमरी क्वेश्चन टू विक्रम। अब चूँकि आपने पढ़ा विक्रम बेताल की कहानियाँ सुनी होंगी, तो लास्ट में विक्रम जो है वो जो राजा था और बेताल वो प्रेत था उसको ले जाता था, तो एंड में जाकर के जो प्रेत था वो प्रश्न पूछता था कि बताओ इस कहानी से तुम्हें क्या समझ में आया। उसी प्रकार से यहाँ पर बेताल ने अपनी पूरी कहानी ख़त्म की, और एक उसने जो परंपरावादी क्वेश्चन था, जैसा वो हमेशा पूछता था वैसा उसने प्रश्न पूछा। इफ़ यू हैड द पावर टू रीराइट द रूल्स इन लेबनान, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ विक्रम, बताओ कि यदि तुमको लेबनान में दोबारा से कानून लिखने का मौका मिल जाए, व्हाट वुड यू डू, तो तुम क्या करोगे।
वुड यू अडेप्ट द रेगुलर रूल्स फॉलोड एवरीवेयर, तो क्या तुम वही रूल अपनाओगे जो सभी जगह लागू होती हैं। एज खलील सजेस्ट, जैसा खलील कहता है, खलील की भी यही इच्छा है। और स्टिक टू द ओल्ड रूल, या फिर तुम पुराने रूल पर चिपके रहोगे। और डू समथिंग एल्स, या फिर कुछ और करोगे। बेताल डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड विक्रम ऑफ देयर बेसिक पैक्ट, बेताल जो था उसको जो उन्होंने समझौता किया था उस पर वो कायम नहीं रहा, और उसने कहा इफ़ यू हैव आंसर इन माइंड एंड येट नॉट टू स्पीक योर मोब लाइक विल फ्रीज एंड सो विल यू, तो उसने कहा अगर तुम्हारे दिमाग में उत्तर आ रहा है और उत्तर आने के बाद भी अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारी जो गाड़ी है वो फ्रीज हो जाएगी और तुम भी फ्रीज हो जाओगे। क्या बता सकते हो तुम उसकी मदद करने के लिए, बेताल विक्रम की मदद करने के लिए। कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग बेताल, क्या तुम बेताल के इस प्रश्न का जवाब देने के लिए विक्रम की मदद कर सकते हो, क्या। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. ये जो पावर शेयरिंग की बात है वो काफ़ी सालों से चली आ रही है। For a long time it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. पहले ये धारणा रही थी शुरू से कि पावर की जो पावर है वो मेन पावर क्या है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में या किसी एक व्यक्तियों के समूह के हाथ में ही होना चाहिए। उस समय एक धारणा थी। इट वॉज फेल्ट इफ द पावर टू डिसाइड इट डिस्पर्ड इट वुड नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड टू एनफोर्स देम। अगर पावर को जगह जगह बांट दिया गया, लोगों में जगह जगह बांट दिया गया, तो फिर हम क्विक डिसीजन कभी नहीं ले पाएंगे। बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन लोकतंत्र के आने के बाद इस प्रकार की धारणा पूरी तरह से बदल गई है। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज डेट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। अब ये धारणा बन चुकी है कि जो भी पावर आ रही है डेमोक्रेसी में, वो डेमोक्रेसी में पावर किससे आ रही है, वो पावर आ रही है जनता से। किससे आ रही है, जनता से। इन ए डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। जो आपकी डेमोक्रेसी में सेल्फ गवर्नमेंट के माध्यम से ही लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। इन गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज डेट एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी। और एक अच्छा लोकतंत्र वो होता है जहाँ पर सभी के विचारों को, अलग अलग धर्म की, अलग अलग भाषा के, अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोगों को, सभी को सम्मान दिया जाता है। एवरीवन हैज ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। हर आदमी को अपनी नीति बनाने का अवसर दिया जाता है। ये नहीं कि कुछ ही लोग पहुंच गए और उन्होंने वो कर दिया। चलो यहाँ तक अपन आज पढ़ लिए हैं, फिर आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। पूरा ही तो कंप्लीट करवा देते, एक पेज और बच रहा था बस। चलो इसको पूरा करवा देते हैं, बच्चों की डिमांड है। थोड़ा सा और बच रहा है, अब एडिटिंग करके काटना पड़ेगा बीच का। देखिए, पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी सिटीजन एज पॉसिबल। इसलिए पावर जो है वो जितने लोगों में बांटी जाए उतना बढ़िया रहेगा। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। अब मॉडर्न ज़माने में जो आपकी डेमोक्रेसी है वहाँ पर क्या नाम से पावर शेयरिंग को कई फॉर्म में किया जा सकता है। लेट अस लुक एट द सम ऑफ मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट डेट वी और विल कम अक्रॉस। अब हम देखते हैं कुछ व्यवस्थाएं जो दुनिया में चल रही हैं पावर शेयरिंग की, वो देखिए। देखिए पहला पॉइंट देखिए, ये पहला रूप है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन द वर्ल्ड गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। यानी आपकी टेक्स्ट बुक में किस प्रकार की पावर शेयरिंग के प्रकार दे रखे हैं उसका वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए अलग अलग दे रखा है। ये आपके जो रेड कलर में या आपके जो थोड़ा सा पर्पल कलर में भी मिक्स है, ये रेड और पर्पल, उस कलर में देखिए आप इसके पॉइंट दे रखे हैं 1, 2 और 3, 4। तो ये पॉइंट से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर पावर जो है वो लोगों में नहीं बांटी जाती,
पावर जो है वो सरकार के विभिन्न हिस्सों में बांटी जाती है, सच एज द लेजिस्लेटर जैसे विधायिका, एजुकेटिव यानी कार्यपालिका, एंड जुडिशरी यानी न्यायपालिका। अब ये 3 शब्द आपके लिए नए हो सकते हैं बिल्कुल। लेजिस्लेटर का मतलब होता है विधायिका, यानी जो कानून बनाता है, जो सरकार का अंग जो कानून बनाता है। जैसे अपने देश में संसद होती है, तो संसद कहाँ पे होती है? दिल्ली में होती है। तो वो लोग क्या करते हैं? वो देश के लिए कानून बनाते हैं। एजुकेटिव यानी कार्यपालिका, कार्यपालिका वो होती है जो संसद कानून बनाती है, उनको फॉलो करवाती है। कानून तो बन गए, उनको फॉलो कौन करवाएगा? तो वो होती है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में कौन होते हैं? जैसे कि जितने भी मंत्री, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, इसके अलावा उनके अंडर में रहने वाले जितने भी अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं, वो सब के नाम से कार्यपालिका के माध्यम से उन नियमों को फॉलो करवाते हैं। एंड जुडिशरी, जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब होता है वो लोग ऐसे होते हैं जो के नाम से जो भी कानून अगर पालन नहीं कर रहा है तो उसको पालन करवाते हैं। तो ये 3 भाग बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, इनको अंडरलाइन भी कर सकते हो आप। लेजिस्लेटर, एजुकेटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटर का मतलब विधायिका, एजुकेटिव यानी कार्यपालिका, और जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर के सरकार को चलाते हैं। अब देखो यहाँ पर पावर शेयरिंग हो गई, ये तीनों को अलग अलग पावर दे दी गई हैं। एक ही व्यक्ति नहीं है कि साहब वहाँ पर एक व्यक्ति बन के बैठ गया दिल्ली में, वो कह रहा है मैं ही नियम बनाऊंगा और मैं ही उनको फॉलो करवाऊंगा, और अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उनका फैसला ही मैं ही कर दूंगा। तो वो तो एक ही व्यक्ति के हाथ में हो गई पूरी पावर, तो वो तो फिर गड़बड़ होगी। लेकिन यहाँ पर पावर अलग अलग कर दी कि भाई कानून बनाने वाले अलग लोग बैठे हैं और उनको फॉलो करवाने वाले अलग लोग बैठे हैं, और अगर कोई समस्या पैदा होती है तो न्याय करने वाले अलग लोग बैठे हैं। तो पावर शेयरिंग का पहला रूप ये हो सकता है जहाँ पर पावर को अलग अलग 3 भागों में बांटा जा सकता है। किस किस में? लेजिस्लेटर में, एजुकेटिव में और जुडिशरी में। Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at same level to exercise different powers। यानी एक ही स्तर पर अलग अलग पावर्स को इस्तेमाल करने का ये अवसर देता है। इस प्रकार का हॉरिजेंटल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सच इज सेपरेशन एंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। और आपको पता है कि इस प्रकार से 3 भागों में बांट दी पावर, तो तीनों की पावर जो है वो अनलिमिटेड नहीं होगी, सबकी लिमिटेड होगी। अगर विधायिका ने कोई गलत कानून बना दिया तो न्यायपालिका उसको तुरंत रोक देगी। अगर मान लीजिए कार्यपालिका कुछ काम गलत कर रही है तो उसको न्यायपालिका रोक सकती है, और इसी प्रकार से न्यायपालिका को बांधने के लिए भी जो विधायिका है वो कानून बना सकती है। तो ऐसे एक दूसरे को यहाँ पर कंट्रोल करने की सिस्टम भी बनाया गया है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। यहाँ पर जो अंग हैं, तीनों अंग हैं, वो तीनों अंग एक दूसरे को रोकते हैं बढ़ने से। ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो एक दूसरे को रोकने की उसमें व्यवस्था है। दिस रिजल्ट्स इन ए बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। इस प्रकार से तीनों के बीच बैलेंस बना रहता है पावर शेयरिंग का। लास्ट ईयर वी स्टेटेड दैट इन ए डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर। आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी में जो मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि मिनिस्टर का मतलब मंत्री, उसमें प्रधानमंत्री भी रहता है और उसके साथ में बहुत सारे मंत्री होते हैं। एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और जो गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, एक्सरसाइज पावर, वो पावर का इस्तेमाल करते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी पावरफुल बन के और कुछ भी करते रहें। वो किसके लिए उत्तरदायी हैं? संसद के लिए उत्तरदायी हैं। अगर संसद ने कहा कि तुम गलत काम कर रहे हो और हम आपके साथ नहीं हैं, तो उसी दिन सरकार खत्म हो जाएगी, उसी दिन प्रधानमंत्री, मंत्री सब खत्म हो जाएंगे। तो संसद से सहमति होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से जैसे आपके सेंटर में, आपके केंद्र में आप देखते हो दिल्ली में सरकार, मोदी सरकार आप सुनते रहते हो, इसी प्रकार से राज्यों में भी सरकारें होती हैं। जैसे मुख्यमंत्री होता है, तभी राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल हैं। आपके एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? आपके जो है मोहन यादव हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव हैं। तो ये क्या है कि जब तक चलेंगे, जब तक के नाम से इनकी विधानसभा में इनको लोगों का बहुमत प्राप्त है। अगर विधानसभा में इनको बहुमत खत्म हो गया या जनता ने इनको बहुमत के जो चुने हुए नेता हैं उन्होंने इनको नकार दिया कि भाई नहीं तुम तो गड़बड़ कर रहे हो और तुम सही सरकार नहीं चला रहे हो, तो उसी दिन इनकी सरकार खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कार्यपालिका जो है, जिसको अपन मंत्री और प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो कार्यपालिका है, और जो कानून बनाने वाली विधानसभा और संसद है वो के नाम से आपकी रोक सकती है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। और इस प्रकार का जो सिस्टम कहलाता है वो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कहलाता है। यानी चेक का मतलब रोकना, बैलेंस का मतलब बैलेंस बनाना। अब दूसरा रूप क्या हो सकता है?
पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। अब पावर शेयरिंग का मतलब गवर्नमेंट के भी अलग अलग लेवल पे उनको पावर दी जा सकती है। जैसे सेंट्रल के पास कुछ और पावर हैं, फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ और पावर हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट का रूप है वहाँ कुछ और पावर हैं, और तहसील लेवल पे कुछ जो ऑफिस हैं उनको कुछ और पावर दे रखा है, फिर गांव लेवल पे जो हैं अधिकारी उनको कुछ और पावर दे रखा है। तो सबकी पावर ऊपर से नीचे तक बांट दी गई है। ये नहीं कि एक ही व्यक्ति पूरी पावर लेके बैठा है और बस वो कुछ कर ही नहीं रहा है या अपनी मनमर्जी कर रहा है। A general government for the entire country and governments at the provincial or regional level, such a general government for the entire country is usually called federal government। यानी वो सरकार जिसमें क्या नाम से पूरे देश के लिए सरकार चलाई जाती है उसको बोला जाता है फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार। इन इंडिया वी रेफर टू इट द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। भारत में इसको अपन सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, केंद्र सरकार बोलते हैं। द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों में इनको अलग अलग सरकारों के नाम से जाना जाता है। जो अलग अलग जो आपके प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं, प्रांत स्तर पर, राज्य स्तर पर होते हैं, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। उनको अपन क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट की सरकार है साहब वो। और जो सेंटर में होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। लेकिन ये इस प्रकार का जो सिस्टम है वो हर देश में लागू नहीं होता है। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा भी कुछ देश हैं जहाँ पर ना तो कोई प्रांतीय सरकार है ना कोई स्टेट गवर्नमेंट है। वहाँ पर केंद्र में एक ही सरकार बैठी है, वही पूरे देश को चला रही है। जबकि अपने भारत में केंद्र में अलग सरकार है और राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। बट इन दोज कंट्रीज लाइक अवर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी वहाँ पर संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। संविधान शब्द भी आपने सुना होगा, जिसमें पूरे कानून नियम दे रखे हैं जिसके अनुसार देश चलेगा। तो वो क्या नाम से व्यवस्थाएं सभी देशों में दे रखी हैं। दिस इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम। और ऐसा ही उन्होंने बेल्जियम में किया था, आपने पढ़ा था पहले ही। बेल्जियम में उन्होंने इस प्रकार का संविधान लिख दिया कि वहाँ कोई दिक्कत ना है। बट बाय रिफ्यूज इन श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई, और जब व्यवस्था नहीं की गई तो आज भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ये संघीय सरकारों का डिवीजन ऑफ पावर कहलाता है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। इसी प्रकार से ये सिद्धांत जो है वो अन्य गवर्नमेंट पर भी लागू हो सकता है, सच एज द म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत। म्यूनसिपैलिटी का मतलब नगर पालिका जो शहरों में होती है, और पंचायत यानी जो गाँव में होती है। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब देखिए ये होता है आपका ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़े में, ऊपर से नीचे तक। और अभी अपन ने जो पहले पढ़ा था वो क्या था? हॉरिजॉन्टल, यानी बराबर से। तीसरा प्रकार है पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब देखो, एक तो अपन ने पावर शेयरिंग की पॉइंट देखे थे, उसमें पहला पॉइंट था कि पावर जो है वो 3 लोगों में बराबर बांट दो। दूसरा रूप अपन ने देखा कि ऊपर से नीचे तक अलग अलग बांट दो। ऊपर वाले को पावर अलग दे दी, थोड़ा उससे नीचे वाले को पावर कुछ और दे दी, उससे नीचे वाले को पावर कुछ और दे दी। अब तीसरा पॉइंट है पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, कम्युनिटी ग्रुप। अब पावर शेयरिंग का तीसरा रूप ये है कि अलग अलग ग्रुप के जो लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने जो लोग हैं, उनके लिए अलग अलग पावर दे दी जाए। और बेल्जियम इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बेल्जियम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द रजिस्टर एंड इन्वेस्टिगेशन। कहने का मतलब ये है कि कई देशों में ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि वहाँ पर क्या नाम से सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, जैसे उनमें महिला भी हो सकती हैं, उनको अलग से प्रशासन में मौका दिया जाता है। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कंट्रीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। हमने देखा था कि कुछ क्षेत्रों में रिजर्व कर रखा है कि भाई ये सीट केवल महिलाओं के लिए रहेगी, ये सीट केवल SC ST वालों के लिए रहेगी, ये सीट केवल OBC वालों के लिए रहेगी, ताकि उनको भी मौका मिले गवर्नमेंट पे आने का। This type of arrangement is meant to give space in the government and aspiration to bias social group who otherwise would feel alienated from the government। अगर ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा तो वो अपने आप को अलग महसूस करेंगे। This method is used to give minority communities a fair share in power। इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि अल्पसंख्यक यानी जिनकी जनसंख्या कम है उनको क्या नाम से एक अच्छा मौका मिलता है। इन यूनिट सेकेंड वी विल लुक एट द वेरियस वेज ऑफ अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज। अगले यूनिट जो हम पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा सोशल डाइवर्सिटी यानी सामाजिक विविधताएं किस प्रकार की हैं।
पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। इसके अलावा भी हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी चला दें, अलग अलग प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह चला दें और मूवमेंट्स चला दें, उससे भी अलग अलग लोगों को अलग अलग मौका मिल जाएगा। जैसे कुछ देशों में आपने देखा हो कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी, एक ही राजनीतिक दल है, वही अकेला चला रहा है, वो उसी की चल रही है। जैसे मान लो चाइना में है, वहाँ पर चाइना जो है आपकी एक पार्टी है, उसी पार्टी के व्यक्ति ही उसमें सरकार में आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। जबकि इंडिया में 50 पार्टियाँ हैं, आपने नाम सुना होगा, कांग्रेस है, बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, आपकी आम आदमी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियों के आपने नाम सुने होंगे। लेकिन वहाँ पर चाइना में ऐसा नहीं है। तो जहाँ पर जितने ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी को मौका मिलेगा उतना लोगों को इसमें अवसर मिलेगा। चलो, तो ये यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है और ये चैप्टर लगभग क्लोज हो गया। बाकी आप इस पर एक्सरसाइज को पढ़ लेंगे। अगले वीडियो में फिर अपन इसके एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ अपन जो है कुछ और पॉइंट्स जो रह गए उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।